बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तशवीशनाक स्टेटिस्टिक सामने लेकर आ रहा है। पूरी दुनिया में इस मौके के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 32.5 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और 2,30,000 से ज़ायद लोगों की अमवात वाक़या हो चुकी हैं। पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया सख्ती की तरफ है और जो मुमालिक लॉकडाउन सख्त करने के बाद अब बेहतरी देख रहे हैं अपने कर्व में, वो लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि मैं घर से दफ्तर तक आ रही थी और मैंने सड़कों को खचाखच भरा हुआ देखा। हम शायद लॉकडाउन को सीरियसली ले ही नहीं रहे। सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान के अंदर भी जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है। इस मौके के ऊपर 16,000 से ज़ायद कोरोना वायरस के पेशेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर 350 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब अमवात वाक़या हुई हैं। इस टाइम पर, इस मौके के ऊपर तकरीबन 360 के करीब अमवात पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से, और ये वो हैं जिनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया। ये याद रखिए कि बहुत सारी अमवात ऐसी हुई होंगी जो कि हुई तो कोरोना से होंगी, लेकिन क्योंकि उनका टेस्ट उनके जिंदा होते हुए नहीं हुआ होगा, इसलिए वो इन अमवात में शामिल नहीं है। इसलिए क्योंकि 20-22 करोड़ की आबादी के अंदर से अभी तक तकरीबन 1,80,000 के करीब टेस्ट हुए हैं। ये टेस्ट 20-22 करोड़ की आबादी के लिए नाकाफी हैं। इसके ऊपर अब नई तनकीद और नया पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है। वो ये है कि सिंध तो अपने टेस्ट की तादाद बढ़ा रहा है, लेकिन पंजाब जो कि तकरीबन पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी उसके अंदर समोए हुए है, वो टेस्ट की तादाद कम क्यों कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। पहले सेगमेंट के अंदर हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद होंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और अहमद जवाद साहब जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन PTI हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों से बात करेंगे। अगले सेगमेंट के अंदर हम मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे कि कोरोना वायरस के जो स्टेटिस्टिक्स अभी सामने आ रहे हैं, इसके पेश नज़र अभी एहतियाती तदाबीर को बढ़ा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। इस हवाले से डॉक्टर शाज़ली मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं और ICU एक्सपर्ट भी हैं। अहमद जवाद साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपकी तरफ ही लेकर आऊँगी। एक तरफ तो हम लोगों ने अभी कुछ घंटे पहले इमरान खान साहब जो कौम से बात करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके वज़रा की टीम उनके साथ होती है, वो कुछ देर पहले चल रहा था। उसके अंदर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है जवाद साहब कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं थी। क्या हम इससे ये अखज़ करें कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हमारी परेशानी कोरोना वायरस की वजह से कुछ घट गई है? क्या इससे ये अखज़ किया जा सकता है या नहीं? देखें अनीका, जो भी शख्स इमरान खान को जानता है कि उसने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में चैलेंजेस को किस तरह से लिया और उनको कैसे फेस किया, मुझे तो ये चेहरा जो है इमरान खान का, जैसे आपने कहा कि वो आज बड़े पुरएतमाद लग रहे थे, उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे तो ये चेहरा अगर मैं पिछले 20 साल में देखता हूं तो मुझे तो बेशुमार चैलेंजेस के दौरान बड़ा फेमिलियर चेहरा लगा। मुझे ये चेहरा जो है, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हम खेल रहे थे उस वक्त भी मैंने उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं देखी थी। मुझे यही एतमाद उनके में नजर आया। फिर जब वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगे या जब वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में थे जिसमें मैं भी उनके साथ एक पुराना उनका अदना सा मेंबर हूं, और जबकि बहुत हालात खराब होते थे, बहुत मायूसी होती थी और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता था, तो तब भी वो उसी तरह से पुरुमीद होते थे, वो उसी तरह से पुरएतमाद होते थे और उनके जहन में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर होती थी काम करने के वाले से। ठीक है मुझे बात साहब, मैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। चौधरी मंजूर साहब, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें तो लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक हौसला मिलता है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब को देखें तो लगता है कि मामलात बिल्कुल ठीक नहीं है, परेशान कुन है और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अवाम कंफ्यूज हो गए हैं चौधरी साहब के PM के बॉडी लैंग्वेज को देखें या चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज को देखें, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रही हैं।
तो देखिए मेरा ख्याल इन दोनों को छोड़ देते हैं, सीएम को भी छोड़ देते हैं, पीएम को भी छोड़ देते हैं। देखना यह है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो उन्हें पता है क्या सूरत हाल है, एक्चुअली तो उन्हें पता है क्या होने वाला है आगे, प्रोजेक्शन क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी। मेरे ख्याल में अगर आप देखें पहले दिन जब सिंध के डॉक्टर्स ने बात की तो यहाँ पे पीएम में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ से फिर का मरकज से कहा गया कि ये सिंध गवर्नमेंट ने अब डॉक्टर्स को आगे कर दिया। अगले दिन पंजाब वालों ने कर दिया, पंजाब वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो कुछ बताया जा रहा है ये झूठ है सब कुछ, जो एक्चुअल सूरत हाल है वो कहीं और है। मतलब अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, आज भी मैं सुन रहा था एनडीएमए के चेयरमैन कह रहे थे कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 35 से 40 हजार होगी, तो भाई पंजाब में आप 2000 क्यों कर रहे हैं? पंजाब की आबादी 60% है, राइट। सिंध 4000 कर रहे हैं, आप 2000 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और उस वजह से रेशो कम हो रही है। या तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने सिंध से रेशो कम कर ली है, चलो दूसरी तरफ फिर कहते हैं नहीं फिगर अगर डेथ हो रही यहाँ पे ज्यादा होता तो डेथ ज्यादा होती, चलो अगर डेथ को देखते हैं तो फिर केपीके का फिगर ले लेते हैं। इसका मतलब वहां पे तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। सही। इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई एपी सेंटर है, अगर डेथ रेशियो को लेना है तो वो तो फिर केपीके बन चुका है, चूंकि स्पेशली पेशावर बन चुका है, तो उसमें देख लेते हैं। तो कोई चीज ये मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ये बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बिहेव कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं जैसे चाइना कर रहे हैं, जैसे वियतनाम कर रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड कर रहा है। उन्होंने तो विक्ट्री तीनों मुल्कों ने डिक्लेयर कर दी, आपने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। जब बाकी जगह पे जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि हमने रिलैक्स करना है थोड़ा बहुत, वो कब कह रहे हैं? जब अमवात की शरह कम हो गई है, जब केसेस आना कम हो गए हैं, तब वो सोच रहे हैं। और आप कब ये बात कर रहे हो? जब ये सारा कुछ ऊपर जा रहा है। रोज आपका मैं एक और फिगर देखो, चलो मैं झूठ बोल लूंगा, कोई और झूठ बोल लेगा, फिगर्स तो नहीं झूठ बोलते। राइट। आप जरा गौर करें कि हर 10 दिन बाद हमारा फिगर जो है वो डबल हो रहा है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? ये खौफनाक सूरत हाल है जो आगे मई का महीने के अंदर जो जन्म लेने वाली है, और हम इसको रिलैक्स रोज अभी भी आज भी वो कह रहे थे कि लॉकडाउन में, चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब आज बताएं कि इस मुल्क में लॉकडाउन अगर नहीं होना चाहिए तो कहें कि मैं उठा रहा हूँ, कहें ना कि नहीं है लॉकडाउन। आज भी केपीके ने कहा कि हम तो अभी किसी और गवर्नमेंट ने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम 15 मई तक बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर मुल्क के ना वजीर आजम बनने के लिए तैयार है, ना वजीर सेहत बनने के लिए तैयार है, तो फिर क्या वो मेयर इस्लामाबाद बनना चाह रहे हैं? और फिर कभी हमें कहते हैं कि नहीं ये देखें हमने क्या कर दिया, क्या तीर मार दिया, गरीबों का फिक्र है। लेकिन आप बताएं 15 मई से लेकर आज 30 अप्रैल हो, 15 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल होगी जी, 3.5-4 महीनों में आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। राइट राइट। जब आपने कोई प्रेपरेशन कोई किया? नाम गरीबों का लेते हैं, पैसे अमीरों को देते हैं। 100 अरब रुपए आपने रिबेट का दे दिया, जो पिछले 8 साल का देने वाला था वो और 2-4 महीने नहीं मिलता तो क्या हो जाता? और वो कौन सा बिजनेस एक्टिविटी में 100 अरब रुपए आया? क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी तो बंद पड़ी है सारी की सारी। सो आप बिल्कुल कोई एग्रीकल्चर के लिए, मजदूरों के लिए जो डेली वेजेस है मजदूर, उनके लिए कोई नहीं। और एक किया डेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा, और वो तो ऑलरेडी उनका पैसा पड़ा हुआ था। राइट। तो क्या आपने एहसान कर दिए? अच्छा चौधरी साहब, इसके ऊपर फिर कुछ लोग, कुछ नाक़िदीन ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एनसीसी में तमाम मामलात के हवाले से हामी भरती है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो एक सियासी रूप धार लेते हैं। ये तनाव जो वफाक और सिंध के अंदर है, ये एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या अवाम को नहीं भुगतना पड़ेगा इसका खुमियाजा? तो सिंध कोई नरमी दिखा सकता है इसके हवाले से? देखिए मेरी एक गुजारिश सुनिए, एनसीसी का बयानिया कौन बाहर ला रहा है? फेडरल गवर्नमेंट ला रही है ना। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे इत्तेफाक होता है। आप भी अभी मैं जिस मीटिंग में था वहाँ पे सीएम सिंध भी था, उनकी सारी टीम थी, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा भी थी, बाकी सारे लोग भी थे। वो कह रहे हैं कि हम तो उधर इशू उठाते। अब ये रह गया कि फिर सीएम सिंध जो कुछ एनसीसी में कहे वो बाहर आकर प्रेस को रोज बता दें, हर मीटिंग के बाद बता दें, फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना कि पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या है। वरना तो फिर नहीं पता चलेगा, वरना तो फिर फेडरल गवर्नमेंट बताएगी या उनकी हमायती हुकूमतें बता रही है ना इस वक्त कि सीएम सिंध वहां पे क्या कह रहे हैं। राइट। तो मेरा ख्याल है ये
कर देना चाहिए सीएम सिंध को, जो कुछ कहे वो बाहर आकर प्रेस को बुलाकर कह दे कि मैंने ये बात की। वेरी इंटरेस्टिंग टेक। लेकिन चौधरी साहब, इस तनाव को कम कैसे किया जाए अब, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जहां यूनिटी के अंदर ही ताकत रखी है, अगर हम सारे डिवाइडेड हो गए तो फिर बड़ा मसला कौम के लिए बन जाएगा। इस तनाव को कम करने का तरीका आपकी नजर में क्या है? फिर बड़ा सादा और सिंपल है। दुनिया में जो लीड है वो किसने किया है? चाइना के अंदर लीड उस सूबे जो था सूबा, उसके गवर्नर ने किया है या प्रेसिडेंट शी ने किया है? बर्तानिया के अंदर किसने लीड किया है? फ्रांस के अंदर किसने लीड किया है? स्पेन के अंदर, इटली के अंदर वजीर आजम ने लीड किया है, न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने लीड किया है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया है। तो दो तीन ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, वो चाइना है, वियतनाम है और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी हद तक कर ली। अब सवाल ये है कि लीड, मैं दो मिसालें छोटी छोटी देता हूँ आपको। मुझे बताएं, जब ये सैलाब आया था तो किसने लीड किया था? नेशनल यूनिटी किसने पैदा की थी? प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने। जब ये सवात हुआ था तो किसने नेशनल यूनिटी पैदा की थी? उस वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने छोटी से छोटी पार्टियों के लोगों को खुद फोन किया था, किसी वज़रा को नहीं कहा था। जब एपीएस हुआ था तो किसने लीड किया था? अब क्या प्राइम मिनिस्टर की अना जो है वो तो पहले कश्मीर से बड़ी थी, अब तो लगता है इस मुल्क से बड़ी है, इस मुल्क के लोगों की जानों से बड़ी होगी, तो कोई बात करने को किसी से तैयार ही नहीं है। अब लीड करना है प्राइम मिनिस्टर ने, अगर वो नहीं लीड करेंगे तो फिर लोग अपने फैसले लेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं करेंगे, उनकी तो आज की तकरीर भी है कि लॉकडाउन के खिलाफ थी तकरीर, वो लॉकडाउन के खिलाफ कर रहे थे और केपीके का जो तर्जमान है वो आकर कह रहा था कि हम 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। राइट। अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ मैं जाऊंगी। जनरल साहब, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, पूरी दुनिया के अंदर किसी को मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, किसी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अमवात वाक़ई हुई हैं, किसी के अंदर कम वाक़ई हुई हैं, सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन क्या हम इस मौके के ऊपर, इस वक्त के ऊपर ये सोच के बैठ सकते हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, हमारे लिए जो कोविड का चैलेंज है वो शायद कम हो गया? आप समझते हैं कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, कंसिडरिंग जो इमरान खान साहब और उनके वज़रा के चेहरे या बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए? तो बात यह है कि वज़ीर आज़म शुरू से ही थोड़ा एक रोशन पहलू ही देखते रहे हैं और वो किसी भी स्टेज पे मुझे नहीं नजर आया कि वो बहुत ज्यादा परेशान या डिजेक्टेड हों, क्योंकि दूसरे ममालिक में जहां कोरोना की वबा फैली है वहां अमवात की शरह बहुत ज्यादा है और यहाँ अमवात की शरह उस लिहाज से खुदा का बहुत करम है कि वो कम है। लिहाजा गालिबन ये एक ऐसा हौसला अफजा नुक्ता है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हाल में है। लेकिन दूसरी तरफ जो परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि एक तरफ तो लोग अब लॉकडाउन से तंग आ गए क्योंकि माशी हालत लोगों की कमज़ोर है और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, और उसके साथ साथ जो कोरोना के केसेस हैं वो भी रोजाना की आप कह लीजिए कि रोजाना ही उनकी खासी मिकदार में निकल रहे हैं। तो या तो ये मजीद निकलने बंद हो जाए, फिर मैं कहूँ कि जी वाकई आप मुकम्मल तौर पे अब इत्मीनान कर सकते हैं कि पाकिस्तान अब इस पे काबू पा लेगा, लेकिन वो सूरत हाल है नहीं। सही। फिर इसके साथ साथ जो ज्यादा एक और परेशान कुन चीज है वो ये है कि जो गैर मुल्कों में, दूसरे बाहर मुल्कों में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बेशुमार वापस आना चाहते हैं, उनका प्रोसेस शुरू है और उसमें पॉसिबिलिटी है बहुत सारी, जो हुआ भी है, जो लोग आए हैं उनमें बड़े कैरियर निकले हैं कई, वो प्रोसेस भी अभी हमारा चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ कि हम कह सकें कि जनाब जो कुछ बाहर से हमने लाना था वो आ गया और जो इफेक्टेड लोग थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब मजीद नहीं है कोई, तो वो भी किस्सा चल रहा है। तो इस लिहाज से इस चीज को एक आप पार्शली तो आप मुतमईन हो सकते हैं कि उतनी अमवात नहीं हो रही, लेकिन ये कहना कि हम बिल्कुल इस मुसीबत से बाहर आ चुके हैं वो गलत है। राइट। लिहाजा उस हद तक तो परेशानी है कि अभी तक इसके कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, रोज तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हुए, ये बंद नहीं हो गए कि मैं कहूं कि जनाब बस हम बिल्कुल अब इस खतरे से बाहर आ चुके हैं, वो किस्सा नहीं है।
राइट, ठीक। जैन साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिंध हो वफाक हो, ये मौका नहीं है किसी भी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग करने का, और ये मौका नहीं है किसी भी तरह से सियासत करने का। अभी लोगों की जिंदगियों का मामला है। अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ मैं जाऊंगी। जनरल साहब, एक तरफ तो ये इशू कोरोना वायरस हमारे सामने है, दूसरी तरफ एक सियासी तनाव सिंध में और वफाक में कंटिन्यूसली चल रहा है। एक ऐसे मौके के ऊपर, आपको याद है APS सानेहा हुआ था, उस टाइम पर ऑपोजिशन धरना दे रहे थे, PTI ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर बैठी थी और नेशनल एक्शन प्लान की तरफ आए थे। अभी भी NCC की जो खबरें हम तक पहुंचती हैं उसमें ये होता है कि जी तमाम लोग एक ही पेज पर हैं, लेकिन जब खबर बाहर आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, ट्वीट्स में भी बड़े सख्त और तुंदो तेज लहजे का इस्तेमाल किया जाता है। डू यू थिंक ये दिखाने के दांत और खाने के दांत कुछ और हैं, या वाकई में तनाव मौजूद है? देखिए, तनाव सच तो नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़े साने से हम दो चार हैं, और उसके लिए तावन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसमें अदारे कर रहे हैं, जैसे NDMA आपका मौजूद है, वो कराची में बहुत सारा इक्विपमेंट उनको देना, एडवाइस करना, जो कुछ भी वो काम चल रहे हैं। लेकिन बारसूरत सियासतदान है, इन्होंने सियासत भी करनी है, और सियासत में सबसे देखिए उलझने जो बनती हैं, उसने एक टाइगर फोर्स इन्होंने तैयार की। अब सिंध ने कहा जी हम तो टाइगर फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई मसला नहीं था, वो टाइगर फोर्स वाले अगर लोगों को देते हैं तो देते हैं, ये अपने तौर पे सिंध वाले जिनको देना चाहते हैं देते रहते हैं। अब वो मकसद ये है कि अवाम की भलाई करनी है, और वो इतना बड़ा ये एक इशू है, इतनी ज्यादा पब्लिक है जो राशन चाहती है, जिसको हमारी इमदाद की जरूरत है, कि वो ना फेडरेशन पूरा कर सकती है, ना ही कोई खादी रफाई अदारा पूरा कर सकता है। इसमें तो सबको, सूबे को भी लगना चाहिए था, इनको भी सबको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा हम तो टाइगर फोर्सिंग। तो इस तरह ये टाइगर फोर्स इस्तेमाल ना करके आपने सियासत ही की ना, वरना टाइगर फोर्स ने भी लोगों तक ही पहुंचना था। वो भी जाते, राशन लेके जाते या कुछ लेके जाते, तो आपके अवाम को, सिंध के अवाम को ही मिलता है ना वहां जाके, तो आपको खुश होना चाहिए था। तो ये वो इशू है कि वेलफेयर से ज्यादा सियासत इसमें इन्वॉल्व है। वो हमारे बदकिस्मती के हमारे सियासतदान जो हैं वो इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सके, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए, वफाक की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। जब ये सिंध की तरफ से कोई ऐसा मसला आता था या कोई बयान किसी ने दिया अपोजिशन में से, तो फिरदौस आशिक अवान यहाँ थी, वो भी एक जलती पे तेल डाल देती थी और शोला भड़कता रहता था, लेकिन उनको इन्होंने हटा दिया, जिसकी वजह से वफाक की तरफ से तो अब वो जो बड़े तुंदो तेज किस्म के जुमले कसना था, वो कैसा तो खत्म हो गया। वो शहबाज गिल का ट्विटर है ना अभी जनरल साहब, वो भी तो उधर लगे रहते हैं। लेकिन शहबाज गिल तो पहले भी था। ठीक, बात यह है कि अगर अब आप कह दीजिए कि चने 50% ही चीज कम हो गई, तो ये कौम के, मुल्क के मफाद में और गरीब गुरबा के मफाद में मेरा ख्याल है इस बहस को, इस चीज को ठंडा कर देना चाहिए। लेकिन ये कि सियासत है, बस वो बदकिस्मती ये चलती रहेगी। आप सिंध में देख लीजिए, क्वारंटीन सेंटर में भी लोग रो रहे हैं, पंजाब में भी क्वारंटीन सेंटर्स में लोग जो है पीट रहे हैं कि जनाब यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी तरह सिंध में मैं आज देख रहा था एक क्लिप सरजानी टाउन की, वो कराची में वो दो रहे हैं कि जनाब लोग अपनी चीजें बेच के तो राशन दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो पहुंचा ही कोई नहीं, इस इलाके में राशन देने नहीं आया। तो चीजें ये हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इंडीड। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने तादाद बढ़ रही है, आपने भी थोड़ी देर पहले फरमाया कि हर 10 दिन बाद पाकिस्तान के कोरोना वायरस की केसेस डबल हो रहे हैं, और ये ऑथेंटिक सोर्स की बात हो रही है। ऐसे में चौधरी साहब, अब करने की क्या ज़रूरत है? एक सोल्यूशन भी दे दें और आवाम के लिए पैगाम भी दे दें बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। देखिए, दो बुनियादी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर साहब इस कन्फ्यूजन से निकले। लॉकडाउन है तो फिर कहीं लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है तो कहीं लॉकडाउन नहीं। कम से कम चलो सिंध की बात छोड़ दे, बाकी जगह पे तो क्लियर कर देना। एक। दूसरी बात, लोगों को खाने के लिए दें। सिंध अभी तक पूरे 1200 अरब की बात कर रहे हैं, 1200 अरब में दिया क्या लोगों को? वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा, उसके अलावा क्या दिया आप? वो तो कहते हैं ना 18वीं तरमीम में अब तो सिंध की जिम्मेदारी बनती है। नहीं जी,
वो तो कहते हैं ना 18वीं तरमीम है, अब तो सिंध की जिम्मेदारी, हेल्थ भी सिंध का है। मैंने आपको बताया सैलाब में 18वीं तरमीम 2010 में आ चुकी थी ना, 2 सैलाब आए थे 10 और 11 में, तो किसने लीड किया था? ये कहते हैं ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है, नहीं वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था। इसमें 1 करोड़ 20 लाख कहते हैं, उसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग, इसमें 12,000 दे रहे हैं, उसमें 25,000 दिया। किसने दिया था? फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, गिलगित से लेकर यहाँ तक। तो जब भी कोई आफत आती है वो सूबे नहीं कंट्रोल किया करते, आफत का या जंगों का मुकाबला जो है वो वफाकी हुकूमतें ही किया, क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास होते। चलो फर्ज कर लें अभी 140 अरब डॉलर दिया है, 1.40 अरब डॉलर दिया है IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, G20 ने दिया है, फ्रांस ने दिया है। वो सारे पैसे किसके पास आए? सारे पेंडेमिक की वजह से दिए। राशन मिल रहा है, जब जो तेल सस्ता मिल रहा है, किसको मिल रहा है? फेडरल गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो वो आवाम को वापस लौटाने का टाइम है, और उसकी शफाफ तरीके से जो सामान आ रहा है उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। वो दे सूबों को, सूबे दें आगे। राइट, पॉइंट टेकन चौधरी साहब। आपका पैगाम जो है वो रह गया था। ये पैगाम मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिनके प्यारे इसमें मर गए, सिर्फ उनसे पूछेंगे उन पे क्या गुजरी है, कि वो अपने प्यारों का मुंह भी नहीं देख सके, वो अपने प्यारों को दफना भी नहीं सके, वो उनका जनाजे नहीं पढ़ सके। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, और इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि जो चेन बनती है, जो सिलसिला एक बनता है एक से दूसरे को, 2 से 4 को, 4 से 8, 8 से 16, उसको किसी जगह पे तोड़ने की जरूरत है, और वो तभी टूटेगा जब हम इसको संजीदा लेंगे। अलमिया ये है कि मैं समझता हूँ मैं तो बच जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, दूसरे को हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डॉक्टरों को देखें, डॉक्टरों को किस बात सुने, साइंसदानों की बात सुने, उन्होंने फैसला करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या है, उनकी पढ़ाई है, उनकी तालीम है, उनकी सारी जिंदगी गाँव पे लगी हुई। अब उनकी तरफ देखें। और पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे रेशो के एतबार से, केसेस के रेशो के एतबार से सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ के वर्कर्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। राइट, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर शाज़ली मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और ICU एक्सपर्ट हैं। उनसे भी कुछ जो आम आवाम के जहन में सवाल हैं उनके सामने रखेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत के हवाले से बात कर रहे थे, और कोरोना वायरस से सियासी तौर पर लीडरशिप ने कैसे निपटना आजमा होना है। अब जरा मेडिकल साइंसेस की तरफ आते हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट कम हो गए, KPK के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। फिर ये रीजन दी गई कि देखिए जो मुबैना केसेस हैं, जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, वही कम आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग की तादाद भी कम हो गई, नहीं तो टेस्टिंग की कैपेसिटी मौजूद है। ऐसा वाकई में क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एट दिस पॉइंट इन टाइम सूरत हाल मेडिकली है क्या? इस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर शाज़ली मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और ICU एक्सपर्ट है। एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़े रेलेवेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू अगेन। डॉक्टर साहब, एक तो हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन ये हुई थी कि बहुत सारे लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन असल में उनके लंग्स को देख के ये पता चलता है कि नहीं उनको कोरोना है, और फिर दोबारा टेस्ट कराया जाए तो फिर वो अक्सर औकात पॉजिटिव भी आता है। इसके अंदर टेस्टिंग किट्स का भी कुछ इशू था, पूरी दुनिया के अंदर ये इशू चल रहा है। डॉक्टर साहब, अब एक नया इशू खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी लोग ही कम आ रहे हैं, सस्पेक्टेड केसेस ही कम है, इसलिए टेस्टिंग कम हो गई है, KPK के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, केसेस कम नहीं हुए, ये तो फॉर श्योर है। इसमें 2 बातें, एक तो जाहिर बात है सस्पेक्टेड केसेस होंगे, वो जाएंगे, बताएंगे, हुकूमत उन एरियाज़ में जाएगी जहाँ पे है, करेंगे लोगों का। अगर एक बीमार होता है तो उस ख़ानदान का या उस लोकेलिटी पे वो जाके टेस्ट करेंगे। दूसरा एक और ट्रेंड देखने में आ रहा है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह आपने ये सवाल किया कि लोग अब टेस्ट नहीं करवाना चाहते। राइट, ठीक है ना। उसकी शायद वजह ये है कि कम्बरसम है, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। आप टेस्ट कराएंगे, आप जाएंगे, फिर आपको क्वारंटीन कर देते हैं, फिर उनके घर वालों का, फिर वो इलाका सील हो जाता है। मतलब वो सारी एक पूरा उसके साथ पैराफर्नेलिया है।
تو میرے خیال سے اس میں شاید اب حکومت بھی ویجیلنٹ ہوگی، وہ صرف جن میں سسپیکٹڈ ہی ہیں یا بہت زیادہ ہائی رسک ہیں شاید انہی کو کرا رہے ہیں. Right. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹیسٹنگ کٹ فیسلٹیز تو اب زیادہ ہونی چاہیے ہمارے یہاں، جس طرح کہہ رہے تھے اینڈ آف دی جو دس منتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس میرے خیال سے ڈیلی کی 80,000 تک ہم کر سکیں گے، سم تھنگ فگرز ور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو کم کیسز نظر آنے لگے، لیکن جب ہم اپنے کلینکل سائٹ پہ دیکھتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، جو مریض آتے ہیں، جو اپنے حالات، اس میں ابھی اس میں کمی کوئی نہیں ہے. انٹرسٹنگ. اینڈ اف یو آر لوکنگ ایٹ دی جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے کچھ 6 دن پہلے چلے جاؤ، آپ 24 کا چلے جاؤ تو 1000 پر ڈے ہو رہا تھا. Right. 600 700 تو مطلب اس کا مطلب ٹرینڈ تو ہائی تھا، ایک دم سے نیچے بھی نہیں آیا لیکن تھوڑا سا کم ہوا ہے. فلیٹننگ دا کرو کہیں زبردستی تو نہیں کیا جا رہا؟ اب اس میں نہیں ڈسکشن ہو سکتی کیونکہ دیکھیں نا کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو یہی ہوگا کہ ہم نے زیادہ ٹیسٹنگ کرنی ہے. جب زیادہ ٹیسٹنگ کریں گے تو پازیٹیو آ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر ایک اور رائے بھی یہ ہے کہ ایک طرف تو پی سی آر کیا جا رہا ہے اور اوبویسلی یہ ٹیسٹ بڑا مہنگا ہے. ایک سستا ٹیسٹ ہے جو کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے، اس کو کر کے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ کیا کسی کے اندر کوئی اینٹی باڈی ڈیولپ ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ کل ہمارے پاس ڈاکٹر جمال ناصر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، یہ ٹاک آف دی کنٹری کہہ لیں، ہر بندہ اس کو وہ کرنا چاہے. دیکھیں ایون جو آپ کا پی سی آر جو آپ کرتے ہیں اس میں یہ بھی 100% تو نہیں ہے، لیکن دس از دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار ڈیٹیکٹنگ کرونا وائرس کا جو وائرس کا جو ڈیٹیکشن ہے. اس کے علاوہ لوگ بہت سے اور چیزوں کی باتیں کرتے ہیں کہ جی سی ٹی اسکین کر لیں، ہم یہ دیکھ لیں تو سی ٹی میں ایسے آنا چاہیے، اس کی پکچر ایسے ہونا چاہیے پھیپھڑوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کریں. اینٹی باڈی ٹیسٹنگ از ناٹ اے ریلائبل ٹیسٹ، اٹس ناٹ اے گولڈ اسٹینڈرڈ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ آپ کو ڈسیو کر سکتا ہے. ڈسیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرا لیتے ہیں، آپ کے اندر اینٹی باڈی ہے اور ابھی آپ ایسمپٹومیٹک آپ مطلب اس میں ہیں کہ آپ کو ہے لیکن ایسمپٹومیٹک ہیں اور آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، یا اپنے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں یا لوگوں کے لیے بھی بن سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو سیف پاسپورٹ دے دے گا اور وہ آپ کو اس چیز سے نہیں ہٹا سکتا کہ آپ کو یہ سارس کی انفیکشن نہیں، یہ سارس کی انفیکشن نہیں کووڈ کی. تو یہ غلط ہو جائے گا. دا بیسٹ ٹیسٹ از آپ کا جو پی سی آر ہے، وہ بھی 70-80% ٹھیک ہے. اس میں بھی فالس نیگیٹو آتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے. تو اس میں ہم غلط ٹرینڈ کی طرف چلے جائیں گے اگر ہم نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی. کسی کا لوور آئے گا، کسی کا ہائی آئے گا، آپ اس میں کنفیوز، کسی کا رسپانس جسم کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور طریقہ کا اور ایک اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہیں. وہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ دیکھیے اموات کی شرح دوسرے ممالک کے کمپیریزن کے اندر، اسپیشلی اگر یورپین ممالک کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، جو کہ ایک بڑی کثیر تعداد اموات کی وہاں ہوئی ہے، پاکستان کے اندر اس طرح سے اموات واقعہ نہیں ہو رہی. کیا یہ بات بھی درست ہے اور اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اموات کی تعداد بھی آپ کسی اور طریقے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. آپ گاؤں کی سطح پہ لے لیں، دور دراز علاقے لے لیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار تھے، جن کو آلریڈی کوئی ملٹیپل میڈیکل پرابلمس تھی، شوگر تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، دل کی تکلیف، گردوں کی، اچانک وہ مر گئے یا اسپتال لائے ہو کچھ دن بعد. تو ہر ایک کا تو کوف ٹیسٹ نہیں ہوا نا، تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ اموات کس کی. ڈاکٹر تو یہی لکھے گا کاز آف ڈیتھ اس کی گردے کی فیلئر سے ہوئی، اس کی کارڈیک فیلئر سے ہوئی. تو وہ اسٹیٹسٹکس بھی آپ نہیں بتا سک رہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو ایز اے وہ لے کے بڑی خوش ہو جائیں. جیسا ایک کسی نے یہ بھی کہا کہ جی انہوں نے یہ پتہ کر لیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کہ اب جی مئی میں جو پاکستان میں ختم ہو جائے گا، سپٹمبر میں سنگاپور میں. مطلب آپ یہ کس طرح مطلب ایک چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ آپ تو خود کہہ رہی ہیں کہ ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے، تو ہمیں اس کا اسٹیٹسٹکس ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ریکارڈ رکھتے ہیں، انہوں نے ساروں کو کیا، ان کا ریکارڈ تھا اور انہوں نے اموات صحیح بتائیں. ہمارے ہاں ٹریک ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا. ہو گئے گاؤں میں، ہو گئے دفنا دیا جی جو بھی جس وجہ سے ڈیتھ ہوئی، تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اس کے آپ میونسپلٹی سے لیں، ان سے لیں، سارا ڈیٹا اکٹھا کریں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ مین ہاسپٹلس کے آپ سارا دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ لوگ لائے گئے. گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے اسپتال تو نہیں جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب،
ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم صاحب بھی اور صحت کے جو مشیر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بھی, وہ بھی بات کر رہے تھے. مجھے کچھ وہ تھوڑے ریلیکسڈ نظر آئے اس بات سے کہ دیکھیں پاکستان نے دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں کو بہت زیادہ خرابی نہیں ہوئی, گڑبڑ نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ اس لاجک کو لے کر بھی آگے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس حالات پہ نہیں پہنچے, لیکن کیا ہم ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سیٹسفائی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے تو آپ جسے کہتے ہیں نا, آپ نے اپنی تلواریں اور اپنی جو جنگ کا ساز و سامان ہے وہ چھوڑ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے حملہ آپ پہ دوبارہ ہو جائے یا شدید ہو جائے. تو ٹھیک ہے آپ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں اپنی پرفارمنس سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ اور زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں. میرا تو اپنا یہی خیال ہے کہ آپ اور ویجیلنٹ ہو, کیونکہ سرچ تو آ رہی ہے, یہ اوپر تو نمبرز جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ایسے اگر ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ پلیٹو ہو, ایک جگہ پہ رکے اور پھر یہ نیچے جائے جیسے دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ یہ مئی کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو ہمیں اس میں بالکل مطلب آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ اور زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ احتیاط چھوڑ دیں گے. سڑکوں کے اوپر تو ہم حالات کچھ اور دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے, اور انہوں نے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی. چلو سوشل آئسولیشن تو دور کی بات ہے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی. اور اس میں بہت ساری میتھس اور کہانیاں بھی آ رہی ہیں نا کہ جی یہ کوئی کنسپریسی, لوگ اس میں چلے جائیں گے, پھر خوش ہو جائیں گے ٹی وی دیکھ کے, اور چلو جی اب مطلب گیدرنگ شروع ہو جائے گی. تو آئی تھنک کہ ہمیں ابھی یہ چیز کرنی چاہیے. اور دوسرے ممالک نے بہت ہارڈ کرفیو پراپر لاک ڈاؤن کر کے اس پوزیشن پہ وہ اب پہنچے ہیں. مطلب آپ امریکہ میں اپنے فرینڈ سے پوچھ لیں, آپ کسی جگہ اٹلی کی خبریں دیکھ لیں, وہ ٹوٹل لاک ڈاؤن, وہ گھروں کے اندر قید ہیں, ان کو سامان گھروں میں دیا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو ایسے کوئی چیز نہیں ہے, ہم تو نکلے ہوئے. اچھا یہ ابھی ہم جو لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, سافٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, لیکن سڑک کے اوپر نو لاک ڈاؤن ہی نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی. مجھے, میں اسلام آباد کی بات کروں, لاہور کی, راولپنڈی, کراچی کی, تمام جگہ سے جو بھی فوٹیجز آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا لاک ڈاؤن کھل چکا ہے. اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے ریپرکشن یہی ہوں گے نا, دیکھیں کہیں نہ کہیں تو یہ جسے کہتے ہیں نا اے سمپٹومیٹک لوگ, جن کے آلریڈی جن کے چلیں یہ کہیں کہ کالونائزڈ انہوں نے لے لیا ہوا ہے, لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں ابھی ڈیولپ ہوئی, وہ دوسروں کو بڑے کوئکلی ٹرانسمٹ کر لیں گے. اور ہر بندے کی امیونٹی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ 20 لوگوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو 5 تو ڈیفینیٹلی بیمار ہو جائیں گے. تو اگر 5 کی آپ تعداد دیکھیں, اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں, تو پھر آپ مطلب یہ ٹاکنگ اباؤٹ, مطلب آپ نمبرز خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب احتیاطی تدابیر کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ اب لاک ڈاؤن بہت ہی زیادہ لینینٹ ہو گیا ہے اور لوگ سن بھی نہیں رہے. لیٹس بی آنسٹ, پاکستانی عوام کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہے, حکومت کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری بھی ذرا مشکل ہے. ایسی صورتحال میں اب کیا احتیاطی تدابیر لاگو ہونی چاہیے؟ کیا وہی احتیاطی تدابیر جو پہلے تھی, یا اب ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, رش بڑھ گیا؟ رش بڑھ گیا, زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اب ہمیں, لیکن احتیاط وہی ہوگی, آپ ماسک پہنیں, ڈسٹینس رکھیں, 1 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں, اور اگر آپ انکلوز انوائرمنٹ میں ہیں تو ظاہری بات ہے تھوڑا سا اور زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں. لیکن باہر تو دیکھیں ایک دوسرے سے باہر کے انوائرمنٹ میں تو نہیں لے سکتے انٹل انلیس یو آر کلوزڈ ہیں, گیدرنگ میں ہے. تو جس طرح آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں, ڈسٹینس پہ رہیں. وہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہاتھ بڑھا کہتا ہے مجھے یہ دے دو, دوسرا ادھر سے دائرے لگے ہوئے, لیکن دائروں کا وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ وہ آپ کو کرنا ہے. باقی ہینڈ واشنگ ہے, منہ کا دھونا, ہاتھ کا دھونا, سینیٹائزر یوز کرنا, وہ ساری چیزیں تو اسی طرح چلتی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو بفور آئی اینڈ دی شو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور, مطلب آپ جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور ابھی بھی یہ وبا پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. تو میرے خیال سے جو آپ اور ہم سب یہ بات کر رہے تھے کہ اپنے جو ہے کلیننس کا خیال رکھیں, ہاتھ دھوئیں, منہ دھوئیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور یہی نجات ہے اس بیماری سے. اور اس کے کوئی علاج نہیں ہے, کوئی کیور نہیں ہے دنیا میں. اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ویکسین, لیکن ابھی تک ٹو ڈیٹ کوئی اس کا علاج نہیں نکلا. تو اس کے لیے تو احتیاطی تدابیر ہی ہے, پریونشن ہی ہے, اور پرہیز ہی. رائٹ. ڈاکٹر شاذلی منظور, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ باتیں جو آپ نے ڈاکٹر شاذلی کے منہ سے سنی ہیں, یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کسی نے نہیں کہی, نہ ڈاکٹرز کو, نہ میڈیا والوں کو, اور نہ کسی اور کو آپ کو ڈرانے کا شوق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگی بچے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ کرونا وائرس کے اے سمپٹومیٹک کیریئر ہوئے اور آپ باہر چلے گئے
اور آپ نے کئی لوگوں میں اس کا ٹرانسفر کر دیا تو کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. خدارا اس بابرکت مہینے کے اندر، رمضان کے اندر، دوسروں کو تکلیف سے بچائیے، اپنی آپ کو تکلیف سے بچائیے، اپنے خاندان کو تکلیف سے بچائیے، اور کوشش کریں کہ گھر پہ جتنا زیادہ وقت گزار سکیں وہ گزاریں. مشکل ہے لیکن یہ مشکل پار کر کے ہی آسان وقت آ سکے گا، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی ممالک کی طرح ہمارے یہاں بھی ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ جائے اور ہمارا جو نمبر آف کیسز ہیں وہ بھی ہمیں تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں. حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدارا ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمیں ریئل اینڈ ایکچوئل سچویشن سمجھ آ سکے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.